नमस्ते, मैं हूं मेघना। आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा का खास सेगमेंट बॉलीवुड किस्से, जिसमें हम बताते हैं हिंदी फिल्मों और उनसे जुड़ी तमाम हस्तियों की रोचक बातें। हम पहले भी गुरुदत्त की क्लासिक फिल्म प्यासा के किस्सों पर बात कर चुके हैं, मगर फहरिस्त इतनी लंबी है कि इसे एक वीडियो में समेटना मुश्किल है। इसलिए आज के बॉलीवुड किस्से में भी हम प्यासा के ही कुछ अनसुने किस्से आपको सुनाएंगे। फिल्म में विजय के ऑपोजिट मीना का किरदार माला सिन्हा ने निभाया है, पर उससे पहले ये रोल उस समय की स्टार नरगिस को ऑफर हुआ था। इसी फिल्म में वहीदा रहमान ने एक वैश्या गुलाब का किरदार प्ले किया है, जो विजय से बेइंतहा मोहब्बत करती है। गुरुदत्त ने ये किरदार पहले मधुबाला को ऑफर किया था, पर फाइनली इसमें वहीदा रहमान को कास्ट किया गया। दरअसल नरगिस और मधुबाला ये नहीं डिसाइड कर पा रही थी कि दोनों में से कौन सा रोल वो करें। उन्होंने फैसला लेने में इतनी देर कर दी कि गुरुदत्त ने एक रोल में माला को और दूसरे में वहीदा को कास्ट कर लिया। ये वहीदा की दूसरी ही फिल्म थी, लेकिन उनके किरदार की खूब तारीफ हुई। फिल्म में एक गाना है, जाने क्या तूने कही। इसकी ज्यादातर शूटिंग कोलकाता में हुई थी, जो रात को हुआ करती थी, चूंकि सीक्वेंस ही रात का है। इस शूट के दौरान वहीदा रहमान को नींद बहुत आती थी, वो सो जाया करती। उनके मुंह पर ठंडा पानी डाला जाता और उनसे कहा जाता, उठो शॉट रेडी है। शुरू में वहीदा को बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि उन्हें अपनी नींद कुर्बान करनी पड़ती थी। पर जैसे जैसे गाने का पिक्चराइजेशन होता जा रहा था, सारी यूनिट वहीदा की तारीफ करती जा रही थी। उन्हें मजा आने लगा। जब गुरुदत्त ने किरदार को समझाते हुए वहीदा से कहा कि ये एक स्ट्रीट वॉकर का रोल है, तो उन्हें पहले तो समझ ही नहीं आया कि स्ट्रीट वॉकर का मतलब क्या होता है, क्योंकि उन्होंने तवायफ सुना था, वैश्या सुना था। वहीदा बताती हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं था, जैसा गुरुदत्त बताते वैसा मैं करती जाती। उनको तरीका बड़ा अच्छा आता था कि किस आर्टिस्ट को किस ढंग से समझाया जाए। फिल्म में एक और सीन है जिसमें गुलाब विजय का इंतजार कर रही है, मिलना चाह रही हैं, मगर जाहिर भी नहीं कर पा रही हैं। दत्त के कई बार समझाने के बावजूद वहीदा इसे सही से एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी। अब गुरुदत्त की स्टाइल भी अनोखी थी। उन्होंने वहीदा को समझाने का अनोखा तरीका निकाला। पूछा, आपको अपने डैडी से बड़ा लगाव था? वहीदा ने कहा, हाँ बिल्कुल, वो मुझसे बहुत प्यार किया करते थे। दत्त ने शॉट के समय वहीदा से कहा, अब ये सोचिए कि इस टेरेस पर आप अपने डैडी का इंतजार कर रही हैं और बहुत दिन से इंतजार कर रही हैं कि वो कब आएंगे। वहीदा ने इमेजिन किया और सीन परफेक्ट हो गया। वहीदा जी बताती हैं, यही एक डायरेक्टर की समझदारी है कि वो इंतजार कर रही थी अपने लवर का, और गुरुदत्त साहब ने एक्सप्रेशन निकलवाने के लिए डैडी का इंतजार करवा दिया। एक और सीन है जिसमें गुलाब को पता चलता है कि वो उसी आदमी के गाने गा रही थी जिसको कुछ देर पहले उन्होंने जलील करके यहाँ से भगाया था। इसके लिए उन्हें एक कंटिन्यूअस शॉट देना था, जिसमें वो दूसरी मंजिल से नीचे उतर कर आती हैं और अपनी सहेली को ये बात बताती हैं। वो जब तक दौड़कर नीचे आती, उनकी सांस फूल जाती। उन्हें डायलॉग तो याद रहता, पर वो बोल नहीं पाती। ऐसा करते करते कई टेक्स हो गए। गुरुदत्त पूछते, आप डायलॉग भूल जाती हैं क्या? कोई तकलीफ है? वहीदा कुछ बोलती ही नहीं। जब 35 रीटेक्स हो गए तो उनकी माँ ने जाकर दत्त से कहा कि वहीदा की सांस फूल जाती है। तब जाकर उन्होंने इस शॉट में एक कट लगाया और इसे शूट किया गया। गुरुदत्त और जॉनी वॉकर अच्छे दोस्त थे। वो फिल्म बनाने चलते तो ये पक्का था कि जॉनी को कोई ना कोई रोल जरूर देते। वॉकर ने इस सिलसिले में बताया था, गुरुदत्त जी मुझे इतना चाहते थे कि वो पहले से ही सोचने लग जाते थे कि जॉनी का इस फिल्म में क्या रोल होगा। गुरुदत्त को बॉलीवुड का पहला मिस्टर परफेक्शनिस्ट माना जाता है। वो सेट का वातावरण बिल्कुल बिगड़ने नहीं देते थे, चाहे लाइट सीन चल रहा हो या सीरियस सीन। कई बार वो जॉनी वॉकर को सेट से बाहर निकाल दिया करते थे, सिर्फ इसलिए कि जॉनी कहीं हंस न दें और सीन गड़बड़ा ना जाए। खैर, प्यासा की स्क्रिप्ट फाइनल हुई। जॉनी वॉकर को श्याम का रोल दिया गया। चूंकि फिल्म बेस्ड थी कोलकाता में और जॉनी वहां के बारे में कुछ जानते नहीं थे, गुरुदत्त उन्हें कोलकाता ले गए। वो दोनों गोलगप्पे वाले की दुकान पर बैठ गए और गोलगप्पे खाने लगे। उसी दौरान एक मालिश वाला वहां से निकला और रुककर पास बैठे एक आदमी की चंपी करनी शुरू कर दी। वो बड़ी स्टाइल से हाथ चला रहा था। गुरुदत्त ने जॉनी को देखा और कहा, जॉनी इसको देखो।
भाई स्टाइल इसकी पकड़ो और आवाज अपनी रखो। वो जो तुम मजमे वाली आवाज निकालते हो ना, वही खटमल की दवा वाली। जॉनी समझ गए और आवाज निकाली, मालिश, तेल मालिश, चंपियां। अब जॉनी तो अब्दुल चंपी वाले बन गए थे, तो श्याम का रोल कौन करता? गुरुदत्त ऐसे मौकों पर अपनी टीम से ही किसी न किसी को ढूंढ लिया करते थे। उन्होंने श्याम का रोल अपने एक असिस्टेंट श्याम कपूर को दे दिया। वो मामला भी सुलट गया। आप सबने प्यासा फिल्म का एक गाना तो जरूर सुना होगा, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। कहते हैं इस फिल्म के सारे गाने एस डी बर्मन ने कंपोज किए थे, पर यह गाना तो उनके बेटे आर डी बर्मन यानी पंचम दा ने कंपोज किया था। इसकी धुन उन्होंने उठाई थी 1958 में आई ब्रिटिश फिल्म हैरी ब्लैक से। इसको उन्होंने ऐसे बदला, ऐसे मिक्स किया कि किसी को अंदाजा ही नहीं हुआ कि इसे कहीं से कॉपी किया गया है। बाद में हैरी ब्लैक के मेकर्स ने भी पंचम दा की इस धुन की तारीफ की थी। सर जो तेरा चकराए गाने से एक और किस्सा जुड़ा है। टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में देव बेनेगल की फिल्म रोड दिखाई जा रही थी। इसमें प्यासा के इस गाने को फीचर किया गया था। फिल्म के एंड क्रेडिट्स में गाने के कंपोजर के तौर पर आर डी बर्मन को क्रेडिट दिया गया, पर सबको यही पता था कि प्यासा के सभी गाने उनके पिता एस डी बर्मन ने कंपोज किए हैं। पंचम दा को क्रेडिट दिए जाने पर एक पत्रकार ने सवाल उठा दिए, तो देव बेनेगल ने उन्हें समझाया, असल में सर जो तेरा चकराए पंचम दा के पिता ने नहीं बल्कि खुद पंचम दा ने ही कंपोज किया था। ऐसा अक्सर होता है कि कोई फन एलिमेंट वाला गाना होता तो बर्मन साहब पंचम दा से कंपोज करने को कहते थे और वो खुशी खुशी उसकी धुन बना देते। पंचम दा की वाइफ मशहूर सिंगर आशा भोसले के अनुसार सिर्फ यही गाना नहीं, दर्जनों धुनें आर डी बर्मन ने एस डी बर्मन के लिए कंपोज की। बाद में उन्हें फाइनल ट्यून करके एस डी बर्मन ने फिल्मों में प्रयोग किया। एक बार उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, पंचम क्रेडिट मांगने के मामले में बहुत संकोची थे और दादा एस डी बर्मन को भी क्रेडिट देने की बात कभी नहीं सूझी। प्यासा का गाना हम आपकी आंखों में जब फिल्म बनकर तैयार हुई तो उसमें नहीं था। इसे वितरकों के अनुरोध पर गुरुदत्त ने फिल्म में अलग से डाला। डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना था कि इस पेसिमिस्टिक फिल्म में कुछ ऐसा डाला जाए जो कुछ राहत देने वाला हो। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि प्यासा की कहानी इतनी कंटेम्प्रेरी है कि आज भी ये पुरानी नहीं हुई, आज भी इससे रिलेट किया जा सकता है। इतनी सीरियस कहानी के लिए उतने वजनदार गानों की जरूरत भी थी। प्यासा के लिए साहिर के लिखे गाने आज भी याद किए जाते हैं, चाहे वो गाना हो जिन्हें नाज है हिंद पे वो कहाँ है, या ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। इन्हें साहिर ने फिल्म की कहानी और सिचुएशन के अकॉर्डिंग इतना गहरा लिखा जिसे सुनकर लोग उसमें डूब जाते थे। कहते हैं जब पहली बार नेहरू ने जिन्हें नाज है हिंद पे वो कहाँ है गाना सुना तो वो रो पड़े थे। इस फिल्म से साहिर, अमृता और इमरोज का किस्सा भी जुड़ा है। फिल्म रिलीज होने तक इमरोज की अमृता की लाइफ में एंट्री हो चुकी थी। किस्सा जुड़ा है प्यासा के प्रीमियर से। इमरोज को दिल्ली में होने वाले इसके प्रीमियर के लिए 2 टिकटें मिले। उन्होंने अमृता को बताया कि मेरे पास 2 टिकटें हैं, चलो प्यासा के प्रीमियर पर चलते हैं। यहाँ मुद्दा ये था कि साहिर पहले ही अमृता के साथ जाने के लिए पूछ चुके थे। इमरोज कहते हैं अमृता मुझसे पहले से साहिर को जानती थी तो इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। बाद में साहिर और अमृता साथ फिल्म के लिए प्रीमियर में गए थे। इमरोज भी गए पर अकेले। ऐसा भी माना जाता है कि प्यासा की स्टोरी का कुछ हिस्सा साहिर की जिंदगी से भी प्रेरित था, क्योंकि उनकी लाइफ भी ट्रेजेडीज से भरी हुई थी, जैसे अमृता से उनका असफल प्रेम। प्यासा को अब तक की सबसे महान फिल्मों में से एक माना जाता है। इसे अक्सर विश्व सिनेमा की महानतम फिल्मों की लिस्ट में शामिल किया जाता है। प्यासा आर्टिस्टिक और कमर्शियल फिल्म का एक बेहतरीन मिश्रण है। इसकी टेक्निकल क्राफ्ट, कहानी कहने के तरीके, थीम और एक किस्म के रोमांटिक आइडियलिज्म की बहुत तारीफ होती है। कहानी के नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से इसके साउंड ट्रैक को फिल्म में इस्तेमाल किया गया है, उस दौर में ये अनोखा था। आप बस फर्ज कीजिए कि एक फिल्म है जो मदर इंडिया के साथ रिलीज हुई और विश्व सिनेमा में उसे माइलस्टोन माना जाता है। फिल्म जब रिलीज हुई थी तब इसे इतनी ख्याति नहीं मिली जितनी ये
डिजर्व करती है। प्यासा गुरुदत्त की मौत के करीब 16 सालों बाद 1980 में यूरोप में रिलीज हुई। वहां इसे हाथों हाथ लिया गया। प्यासा समेत गुरुदत्त की फिल्मों को जर्मनी, फ्रांस, साउथ एशिया और ईस्ट एशिया के कुछ हिस्सों में खूब सराहा गया। 1984 में फ्रेंच प्रीमियर के दौरान एक बड़ी कमर्शियल सक्सेस साबित हुई। 2002 में प्यासा को साउंड एंड साइट की सर्वकालीन महान फिल्मों के क्रिटिक्स एंड डायरेक्टर्स पोल में 160वीं रैंक दी गई। 2004 में इसी मैगजीन की एक और लिस्ट में प्यासा के साउंड ट्रैक को वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक इन द फिल्म के रूप में लिस्ट किया गया। 2005 में प्यासा इकलौती हिंदी फिल्म थी जिसे टाइम मैगजीन ने विश्व की महानतम टॉप 100 मूवीज में शामिल किया। वैलेंटाइंस डे के मौके पर टाइम्स ने 2011 में इस फिल्म को टॉप 10 रोमांटिक मूवीज ऑफ ऑल टाइम में चुना। टेस्ट ऑफ सिनेमा की एक लिस्ट में प्यासा को एशिया की 25 इन्फ्लुएंशियल फिल्मों में चुना गया। ऐसी न जाने कितनी लिस्ट हैं जो प्यासा के बिना पूरी नहीं हो सकती। लिस्ट खत्म हो जाएंगी पर इस फिल्म की महानता कायम रहेगी। ये लिस्ट प्यासा की महानता की गाथा का एक छोटा हिस्सा भर है। 2015 के आसपास अल्ट्रा मीडिया एंड एंटरटेनमेंट ने इसके नेगेटिव्स के राइट्स खरीदे। कई नेगेटिव्स गले हुए थे और कई बहुत ज्यादा डैमेज थे। सबसे बड़ी चुनौती थी इसकी झिलमिलाहट को खत्म करना। हर फ्रेम का एंगल अलग था, उसमें स्टेबिलिटी नहीं थी। एक नेगेटिव को कई बार क्लीन किया गया। इसके लिए अल्ट्रा की टीम को 2 लाख फ्रेम्स पर काम करना पड़ा, तब जाकर वो ओरिजिनल कंटेंट को रिट्रीव करने में सफल रही। प्यासा को रिस्टोर करने के लिए अल्ट्रा के 45 एक्सपर्ट्स को करीब 4 महीने का समय लगा। नेगेटिव्स के साथ इसके साउंड ट्रैक को भी रीमास्टर किया गया। इस सब तामझाम के बाद इसे 2015 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में अन्य 20 रीस्टोर्ड फिल्मों के साथ दिखाया गया। तो ये थे कमाल क्लासिक प्यासा के किस्से। इसके लिए एक बार गुरुदत्त की तारीफ करते हुए सिनेमा जीनियस सत्यजीत रे ने कहा था, कमाल का सेंस ऑफ रिदम और कैमरे की फ्लूइडिटी। खैर, प्यासा के ये किस्से आपके लिए लिखे थे हमारे साथी अनुभव ने। ऐसे ही 2 और किस्से हैं जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उसमें भी हमने प्यासा के बहुत सारे किस्से बताए हैं। मैं हूं मेघना, कैमरे के पीछे हैं जतिन। देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।